गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हो आप सभी। स्टडी विद दीपक राजपूत सर यूट्यूब चैनल और ऐप पर आप सभी का स्वागत है। तो हिंदी साहित्य से संबंधित एक और महत्वपूर्ण वीडियो आप सभी के समक्ष है, जो कि काव्य शास्त्र से संबंधित है। ठीक है, किससे संबंधित है? काव्य शास्त्र से। बीपीएससी वाले स्टूडेंट है या फिर अदर जितने भी ऑल स्टेट टीजीटी पीजीटी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और स्पेशली यूजीसी नेट, ठीक है, यूजीसी नेट जेआरएफ वाले स्टूडेंट भी ये क्लास को जरूर अटेंड करें, क्योंकि इसमें देखिए आपको काफी सारी ऐसी चीजें करवाई जाएंगी जो कि आपके एग्जाम में अक्सर पूछी जाती हैं। ठीक है जी, तो सभी ने जरूर देखिएगा, सभी ने क्लास को अटेंड करना है और एक एक चीज हम इसमें क्लियर करेंगे। और अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है, इससे कुछ सीखने को मिलता है, तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं। सबसे पहला प्रश्न देखिए, रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्द काव्यम, यह पंक्ति किस आचार्य की मानी जाती है? चयन करो, आंसर क्या चला जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए इस प्रकार के जो क्वेश्चन रहते हैं ना, आपको एग्जाम में लगातार पूछे जाते हैं। ठीक, अब इसके अंदर देखिए आपको भारतीय काव्य शास्त्र के अनुसार तो देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। इसके अलावा कुछ एक जो प्रश्न है वो मैंने पाश्चात्य काव्य शास्त्र से संबंधित भी इसके अंदर डाले हैं। ठीक, इसका आंसर क्या हो जाएगा? क्या जाएगा? विकल्प नंबर अ सही हो जाएगा। ठीक, कई बार आपको रुद्रट से संबंधित पूछा जाएगा। किससे संबंधित? रुद्रट से संबंधित। ये एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जाने वाले क्वेश्चन ही मैं बता रहा हूं। ठीक है, ननु शब्दार्थो काव्यम। ठीक, ये वाला क्वेश्चन भी आपसे पूछा जाएगा डायरेक्ट। ठीक है जी, कौन सा? ननु शब्दार्थो काव्यम नाम से। ठीक, नोट कर लीजिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है। और एक और पूछा जाएगा विश्वनाथ जी से संबंधित। विश्वनाथ जी से संबंधित इन्होंने क्या कहा था? वाक्यम रसात्मक काव्यम, रसात्मक काव्यम। ठीक है, काव्यम ये एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक, जो एग्जाम में पूछे जाएंगे ना, कोई सा भी टीजीटी पीजीटी एग्जाम कर रहे हो ना, यहां पर आपको क्वेश्चन बनेंगे। वेरी गुड मॉर्निंग जी सभी को। क्लास जरूर एंड तक देखिएगा, क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट रहने वाली है आप सभी के लिए और काफी कुछ सीखने को मिलेगा इस क्लास के अंदर। ठीक है, ठीक, इसके बाद देखिए आचार्य विश्वनाथ की मैंने आपको बता दी है। इसके अलावा आनंद वर्धन से संबंधित, ठीक है, आनंद वर्धन से संबंधित भी आपको एग्जाम में देखने को मिलेगी। कौन सी? नोट कीजिएगा, नोट कीजिएगा, काव्यास आत्मा ध्वनि। ठीक, ये एग्जाम में आपसे पूछी जाएगी कि ये किसके द्वारा कहा गया था। आपका उत्तर चला जाएगा आचार्य आनंद वर्धन जी के द्वारा। ठीक है, कई बार आपसे ये पूछा जाएगा शब्दार्थो, नोट कीजिएगा ये भी, शब्दार्थो सहितो वक्र कवि व्यापारशालिनो। ठीक है, इस प्रकार से पूछा जाएगा। तो ये आपको कुंतक के जो शब्द हैं वो आपको देखने को मिलेंगे। ठीक, तो यही एग्जाम में ज्यादातर पूछे जाते हैं। आचार्य मम्मट का भी आपसे एक बार पूछ लिया जाएगा। उनके द्वारा जो कथन कहा गया था, तदो दोषो शब्दार्थो सगुणा वर्णलंकृत पुनः कलापी। ठीक है, जहां पर पुनः कलापी आ जाएगा तब आपको क्या है, वहां पर मम्मट जी के ये कथन आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसका आंसर मैंने बता दिया, आपको एक जाएगा। दूसरा देखिए, भारतीय काव्य शास्त्र के अंतर्गत कितने प्रकार के काव्य हेत माने जाते हैं? चयन करो जल्दी से, कितने प्रकार के काव्य हेत माने जाते हैं? कितने प्रकार के माने जाते हैं? कितने माने जाते हैं? 3 प्रकार के माने जाते हैं। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के काव्य हेत माने जाते हैं। ये भी एग्जाम में पूछा जाएगा। ठीक है, कौन कौन से माने जाते हैं? एक तो प्रतिभा माना जाता है, व्युक्ति माना जाता है, और तीसरा कौन सा? अभ्यास माना जाता है। तो 3 ये काव्य हेत की चर्चा
आपको देखने को मिलती है भारतीय काव्य शास्त्र में। डायरेक्ट यही क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। मास्टर कैडर की अगर तैयारी कर रहे हो टीजीटी या पीजीटी लेवल की, तो आपको ना ये वाला क्वेश्चन डायरेक्ट मिलेंगे, ठीक है। एक ना काव्य लक्षणों में आपको ना केशव दास जी की पंक्तियां पूछी जाती हैं, जपदी सुजाति सुलक्षणी सुरवत सरस सुविरित भूषण विनना बिरजाई कवित बनित मित, ठीक है। और तुलसीदास जी की भी पंक्तियां पूछ ली जाती हैं इसी में काव्य लक्षण के अंदर, जो कौन सी थी वो, कीर्ति भनीति भूति भूति भल सोई सुर सरी सम सह कहे हित होई, ये वाली पंक्तियां पूछी जाती हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से जो पंक्तियां हैं आपको एग्जाम में भी पूछी जाती है, इनसे संबंधित तो क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। आगे देखिए तीसरा है रति हास शोक क्रोध भय आदि भावों की गिनती इनमें से किस भाव के अंतर्गत की जाती है। इंपॉर्टेंट है, क्या आंसर इसका चला जाएगा, किसके अंदर ये चली जाती है, बताओ जल्दी से। संचारी भाव या फिर स्थायी भाव, क्या आंसर चला जाएगा यहां पर। ये वाला क्वेश्चन भी आपको एग्जाम में देखने को मिलता है, स्थायी भाव आएगा या संचारी भाव। देखिए संचारी भावों की अगर मैं बात करूं तो इनकी संख्या 33 मानी जाती, लेकिन एक 34वां भी संचारी भाग जोड़ा गया है थल नाम से। किसके द्वारा जोड़ा गया, देव कवि जी के द्वारा, ठीक है। किसके द्वारा, देव कवि जी के द्वारा। अब इसका जो आंसर जाएगा विकल्प नंबर क्या जाएगा, बी जाएगा स्थायी भाव, ठीक। आगे बढ़ते हैं। फोर्थ देखिए, वक्रोक्ति को ही काव्य का जीवन मानने वाले आचार्य कौन से माने जाते हैं। चयन करो आंसर। वक्रोक्ति को काव्य का जीवन मानने वाले आचार्य इनमें से आपसे पूछा गया है, ठीक। अब ये ना कुछ महत्वपूर्ण संप्रदाय आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। क्या मिलेंगे, प्रमुख संप्रदाय मिलेंगे, संप्रदाय या फिर संप्रदाय और सिद्धांत, ठीक है, काव्य शास्त्र के अंदर, जिसको आप रस सिद्धांत भी कह देते हो। क्या कह देते हो, रस सिद्धांत। वक्रोक्ति का आपसे पूछा गया तो आंसर जाएगा कुंतक, ठीक। क्या जाएगा, कुंतक चला जाएगा, ठीक। वक्रोक्ति को काव्य की आत्मा इन्होंने माना है, ठीक है। अब इनका एक ग्रंथ भी पूछा जाएगा कुंतक जी का, कौन सा है, नोट कर लीजिएगा अगर नहीं पता है तो, ठीक। वक्रोक्ति, वक्रोक्ति जीवतम, ठीक, जीवतम ये नाम से आपसे इनका ग्रंथ पूछा जाएगा। और वक्रोक्ति के उन्होंने क्या माना है, काव्य की आत्मा, ठीक। अगर भामा का आपसे पूछा जाएगा ना, भामा किससे संबंधित है, अलंकार संप्रदाय से, ठीक है, अलंकार संप्रदाय से ये संबंध रखते हैं। बामन की बात करें, ठीक है, तो रीति संप्रदाय से ही आते हैं। किससे, रीति संप्रदाय से, ठीक है। अभी मैंने आपको क्या बताया कि अलंकार को काव्य की आत्मा मानने वाले आचार्य कौन कौन से माने जाते हैं, इनके बीच में आपको देखने को मिल जाएंगे। लेकिन जब बात करेंगे बामन की, ठीक है, बामन जी जो रीति संप्रदाय में ये क्या माने जाते हैं, देखिए बामन इसके प्रवर्तक भी माने जाते हैं रीति संप्रदाय के, और इन्होंने रीति को काव्य की आत्मा घोषित किया है, ठीक है, ठीक। और रीति के 3 प्रकार इन्होंने माने हैं। ध्वनि का आपसे पूछा जाएगा, ध्वनि का अभी मैंने बताया था, ध्वनि का आनंद वर्धन, ठीक है, क्या जाएगा, आनंद वर्धन चला जाएगा ध्वनि का, ठीक। औचित्य का पूछा जाएगा, औचित्य का, तो औचित्य का आपको देखने को मिलेगा क्षेमेंद्र, नोट कीजिएगा ये भी। औचित्य का क्या मिलेगा, आपसे पूछा जाएगा औचित्य संप्रदाय का प्रवर्तन किसके द्वारा किया गया, आपका उत्तर जाएगा क्षेमेंद्र के द्वारा, ठीक है। अब आपसे ना एक और पूछा जाएगा भामा जी के, जो भरत मुनि जी के द्वारा, ठीक है, भरत मुनि का क्वेश्चन बनेगा एग्जाम में ना, ये पूछा जाता है डायरेक्ट, ठीक है। क्या पूछा जाएगा कि नाट्य शास्त्र, ठीक है, या फिर पंचम वेद किसे कहा जाता है। तो नाट्य शास्त्र को भरत मुनि जी के द्वारा कौन सा ग्रंथ लिखा गया, नाट्य शास्त्र लिखा गया, ठीक है। तो ये आपको डायरेक्ट एग्जाम में पूछा जाएगा, ठीक है। अच्छा,
जो भरत मुनि किससे संबंधित है? रस संप्रदाय से। इसको भी नोट कर लीजिएगा, किससे संबंधित है भरत मुनि जी? रस संप्रदाय से संबंधित है। ठीक, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। भवन्यालोक की रचना किसने की है? बताओ जल्दी से, किसके द्वारा भवन्यालोक की रचना की गई है? आनंदवर्धन, मम्मट, कुंतक या फिर बामन? आंसर क्या जाएगा? विकल्प नंबर आ जाएगा आनंदवर्धन चला जाएगा। ठीक, क्या चला जाएगा? आनंदवर्धन चला जाएगा। ये डायरेक्ट क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा जाएगा। ठीक है जी, तो आपने अच्छे से इसको करना है। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद देखिए, अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक, अभी हमने किया है अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? भामा जी माने जाते हैं। ठीक है, कौन माने जाते हैं? भामा जी। वेरी गुड। विकल्प नंबर यहां पर क्या जाएगा? बी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। भाव संधि, भाव सबलता और भाव शांति किस भाव की प्रमुख स्थितियां हैं? अनुभाव, विभाव, संचारी भाव या फिर स्थायी भाव? आंसर इसका क्या जाएगा? देखिए, जो भाव संधि भाव से संबंधित आ जाती है तो भावों के अंदर आपको संचारी भाव देखने को मिलेंगे। ठीक है, आंसर यहां पर स सही हो जाएगा। क्या चला जाएगा? स सही हो जाएगा। बिल्कुल सीधा सीधा आंसर जाएगा आपका। ठीक है, सभी ने ये याद भी रखना है एक एक चीज को। कई बार आपको जब एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन बनते हैं ना, तब काफी कंफ्यूजिंग भरे रहते हैं और बहुत सारे जो स्टूडेंट है ये गलतियां करते हैं। ठीक, तो अब आपने गलतियां नहीं करनी है। रीति आत्मा काव्यास्म किसने कहा है? वामन ने, आनंदवर्धन, कुंतक या फिर बामा? आंसर इसका क्या जाएगा? रीति को काव्य की आत्मा किसने माना है? बामन जी ने। और ये रीति संप्रदाय के प्रवर्तक भी माने जाते हैं। ठीक, आगे देखते हैं। वक्रोक्ति सिद्धांत में स्वभावोक्ति तथा वक्रोक्ति में वैपरीत्य नहीं है। वैपरीत्य वस्तुतः वार्ता और वक्रोक्ति में है। यह कथन किसके द्वारा कहा गया था? अब इस प्रकार के जो कथन है ना, ये आपको कंफ्यूज करते हैं एग्जाम में। ठीक, तो अगर इस प्रकार का कोई भी ऐसा क्वेश्चन बनता है और आप ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हो, तो वहां पर अगर आपको शुक्ल दिए गए ना, तो आंसर लगा दीजिएगा। ठीक है, क्या लगा दोगे? शुक्ल लगा दोगे। ठीक, आगे बढ़ते हैं। आंसर इसका शुक्ल जाएगा। 10वां देखिए, रस स्वरूप निर्धारण का कौन सा सूत्र सही है? रस स्वरूप निर्धारण का कौन सा माना जाता है? देखिए, यहां पर जो सूत्र दिए गए हैं ये भरत मुनि जी के द्वारा दिए गए हैं। किसके? भरत मुनि। अब भरत मुनि का इनमें से सही कौन सा दिया है? तो वो दिया है विकल्प नंबर बी। ठीक है, विभावानुभाव, व्यविचारी, संयोगदात्री, संयोग आदर्श निष्पत्ति। ठीक है, संयोग आदर्श निष्पत्ति। क्लियर है? विकल्प नंबर 20 का सही जाएगा 10 का। 11वां देखिए, अरस्तु ने किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया? इंपॉर्टेंट है, आंसर चयन करें। क्या आंसर जाएगा? किसका किया था? अरस्तु ने विरेचन सिद्धांत का। ठीक, विकल्प नंबर 100 जाएगा। आगे देखिए, करोचे के अभिव्यंजनावाद की तुलना भारतीय काव्य शास्त्र के किस सिद्धांत से की गई है? ये वाला क्वेश्चन ना, जो पीजीटी लेवल के एग्जाम रहते हैं इस प्रकार के, वहां पर आपको ये देखने को मिलते हैं। ठीक है, पीजीटी लेवल के जितने भी एग्जाम रहेंगे ना, वहां पर इस प्रकार के क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। इसका आंसर क्या जाएगा? करोचे के अभिव्यंजनावाद की तुलना किससे की गई है? भारतीय काव्य शास्त्र के किस सिद्धांत से? वक्रोक्ति से। ठीक, विकल्प नंबर क्या जाएगा? 100 सही हो जाएगा यहां पर। 13वां देखिए, पाश्चात्य काव्य शास्त्रीय ग्रंथ पेरिप्सस काव्य में उदात्त तत्व का लेखक कौन माना जाता है? पेरिप्सस, बताओ जल्दी से। ये जो ग्रंथ लिखा था पाश्चात्य काव्य शास्त्रीय, किसके द्वारा ये लिखा गया था? किसके द्वारा? लॉन्जाइनस के द्वारा। ठीक है, ये यूजीसी नेट के अंदर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 14 देखिए, टीएस इलियट द्वारा प्रतिपादित कौन सा सिद्धांत है? तो सीधे सीधे करेंगे, ज्यादा डिटेल में हम इसके अंदर नहीं जाएंगे। आंसर इसका क्या चला जाएगा? वस्तुनिष्ठ समीकरण।
ठीक, विकल्प नंबर क्या जाएगा, अ सही हो जाएगा इसका। आगे देखिए, निराला द्वारा रचित जूही की कली कविता में किस छंद का प्रयोग हुआ है, आईएमपी है। ये क्वेश्चन डायरेक्ट बनता है एग्जाम में, बताओ जल्दी से क्या आंसर चला जाएगा, चयन करो आंसर जल्दी से। क्या चला जाएगा, मुक्तक छंद। ठीक, क्या जाएगा, मुक्तक छंद चला जाएगा, विकल्प नंबर स जाएगा इसका आंसर। बहुत बढ़िया, सभी ने सही आंसर चयन करना है। 16 देखिए, किसको पुकारे यहां रोकर अरण्य बीच, चाहे जो करो शरण 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 तिहारे है। प्रस्तुत पद में कौन सा छंद देखने को मिलता है, आंसर बताओ क्या जाएगा। जिसको पुकारे यहां, किसको पुकारे यहां रोकर अरण्य बीच, यानी कि जंगल के अंदर किसको रोकर पुकारे, है ना। तो ये कौन सा आपको इसमें छंद देखने को मिलेगा, आंसर क्या जाएगा, विकल्प नंबर द जाएगा। घनाक्षरी माना जाता है, ठीक है, घनाक्षरी। अब आपको ना कुछ एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कि आपको छप्पे का पूछा जाएगा कि ये किसके मेल से बना है, ये बना है रोला और उल्लाला के, किसके, उल्लाला छंद के मिलने से बनता है, ठीक है। इसमें रोला की जो 4 चरण आपको देखने को मिलेंगे और उल्लाला के 2 चरण देखने को मिल जाएंगे। ठीक, क्लियर है ये, कितने कितने मिलेंगे, 4 रोला के और 2 उल्लाला के मिलेंगे। ठीक, अगर रोला की बात करें तो इसमें 24 मात्राएं आपको देखने को मिलेंगी, लेकिन जब बात करें उल्लाला की तो इसके अंदर आपको कई जगहों पर 26 भी देखने को मिल जाएंगी, कई जगहों पर 28 भी देखने को मिल जाएंगी। ठीक है, तो ये जरूर कर लीजिएगा। अगर आपसे रोला का पूछा जाएगा, रोला किस प्रकार का छंद है, तो सममात्रिक छंद है। किस प्रकार का है, सममात्रिक छंद। अच्छा, जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताओ कुंडलिया छंद किसके मेल से बना है। अगर नहीं पता होगा तो मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा, ठीक है। तो जल्दी से अपना आंसर चयन करें, कुंडलिया छंद। ठीक, 17वां देखिए, प्रिय यह मेरा प्राण प्यारा कहां है, दुख जल निधि डूबी का सहारा कहां है, लख मुख जिनका मैं आज लो जी सकूं, वह हृदय हमारा नैन तारा कहां है। हरियोध जी के द्वारा ये प्रस्तुत पद में कौन सा छंद है। देखिए, हरियोध की ये पंक्तियां पूछी जाएंगी आपसे, तो आपको एक तो ये याद रखना है, दूसरा आपसे पूछा जाएगा कि किस रचना से संबंधित है, तो प्रिय प्रवास, प्रिय प्रवास नाम से जो रचना लिखी गई थी। ठीक है, क्या था ये, खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य ये माना जाता है। ठीक, प्रथम महाकाव्य माना जाता है। अब इसका आंसर क्या चला जाएगा, क्या हो जाएगा, बताओ जल्दी से। विकल्प नंबर बी जाएगा, मालिनी छंद से संबंधित है। किससे, मालिनी छंद से ये संबंधित है। और इसके अंदर ना एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, जितने भी टीजीडी पीजीटी एग्जाम के अंदर और यूजीसी नेट में आपसे ना इसमें ये पूछा जाएगा कि इसके अंदर रस कौन सा है। ये क्वेश्चन ज्यादा पूछा जाता है, रस कौन सा है। देखिए, जो डिफरेंट से क्वेश्चन बनने वाले ना वो मैं बीच में बता रहा हूं कि ये आपसे पूछा जाएगा। इसमें कौन सा रस आपको देखने को मिलेगा, करुण रस। क्या मिलेगा, करुण रस देखने को मिल जाएगा। 18वां देखिए, अरस्तु के अनुसार प्रत्येक त्रासदी के अनिवार्य तत्व कितने माने जाते हैं। अरस्तु के अनुसार त्रासदी के कितने तत्व माने जाते हैं, तो कितने माने जाते हैं, बताओ जल्दी से, कितने माने जाते हैं, 6 तत्व माने जाते हैं। ठीक है, कितने, 6 तत्व, जिसके अंदर आपको कथानक मिल जाएगा, चरित्र चित्रण मिल जाएगा, पद रचना मिल जाएगा, विचार तत्व मिल जाएगा, अलंकृत भाषा मिल जाएगा, संगीत मिल जाएगा, ये सभी आपको देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, त्रासदी के जो प्रमुख तत्वों के अंदर आपको देखने को मिलेंगे। ठीक, जो नाटक के अकॉर्डिंग अगर आपसे पूछा जाए, ठीक है, तो इसका जो आंसर आपने 6 लगाना है। और अरस्तु का जो एक और नोट कीजिएगा, त्रासदी का जो सिद्धांत था ना, इसको क्या कहा जाता है, नोट कीजिएगा, ट्रेजेडी कहा जाएगा, या फिर क्या कहा जाएगा, बताओ जल्दी से। और किस नाम से जाना जाता है अरस्तु का सिद्धांत, विरेचना का सिद्धांत। ठीक है, किसका,
विरेचना का। ट्रेजेडी का पूछ लिया जाए, त्रासदी का पूछ लिया जाए, विरेचना का पूछ लिया जाए तो अरस्तु लगा दीजिएगा। और 6 इसके अनिवार्य तत्व माने जाते हैं। 19वां देखिए, छंद नियमित, नोट कीजिएगा, देखिए छंद नियमित और एक रूप होना पाश्चात्य विद्वान का कथन है। लॉन्जाइनस के अनुसार, कॉलेरिज, वर्ड्सवर्थ या फिर अरस्तु, क्या आंसर चला जाएगा? देखिए छंद नियमित और एक रूप होना चाहिए, किसके द्वारा ये कहा गया था? किसके द्वारा? कॉलेरिज के द्वारा, ठीक है, कॉलेरिज के द्वारा। और इन्होंने देखिए कल्पना और फैंटेसी पर अपनी रचनाएं लिखी हैं, ठीक है, और यही इनके संप्रदाय में आपको देखने को मिलेगा, कॉलेरिज के। आगे बढ़ते हैं। कॉलेरिज के मतानुसार के क्षेत्र में कल्पना कितने प्रकार की होती है? अभी मैंने आपको बताया था कि ये किसके जो रचनाकार या कवि माने जाते हैं? कल्पना, कल्पना और फैंटेसी के, ठीक है, फैंटेसी। अच्छा, फैंटेसी का कवि भारतीय साहित्य में किसे माना जाता है? बताओ जल्दी से। फैंटेसी का कवि चयन करो जल्दी से, बताओ। फैंटेसी का कवि, मैंने आपसे एक अलग सा क्वेश्चन बीच में पूछ लिया और ये आएगा ही आएगा आपको एग्जाम में। कॉलेरिज के मतानुसार जो कल्पना के क्षेत्र में कितने प्रकार माने जाते हैं? आंसर आपका जाएगा 2 प्रकार माने जाते हैं, ठीक है। कितने प्रकार माने जाते हैं? 2 प्रकार माने जाते हैं। ये एग्जाम में ऐसे ही पूछा जाएगा डायरेक्ट, आपको इतना ज्यादा डिटेल में जाना की जरूरत नहीं है। इसके अंदर देखिए, अगर आपसे पूछ लिया जाए ना कौन कौन से माने जाते हैं, एक तो मुख्य कल्पना हो गया, ठीक है, कौन सा हो जाएगा? मुख्य कल्पना हो जाएगा, और दूसरी हो जाएगा गौण, ठीक है, गौण कल्पना, बस यही माने जाते हैं। या फिर इसको देखिए, मुख्य को प्राथमिक भी आप लिख सकते हो, ठीक है, प्राथमिक, और गौण को क्या लिख सकते हो? अनुवर्ती, अनुवर्ती, ये भी आपसे पूछा जाएगा। अनुवर्ती कल्पना और प्राथमिक कल्पना किसके प्रकार माने जाते हैं? किसके अनुसार ये प्रकार माने जाते हैं? कॉलेरिज के अनुसार माने जाते हैं, ठीक। 21वां देखिए, प्रकृति का चिंतन करते हुए कवि की मनोदशा अपने सर्वोत्तम रूप में अभिव्यक्ति प्राप्त करती है। यह कथन किस विद्वान का है? प्रकृति का चित्रण करते हुए कवि की मनोदशा, आंसर इसका क्या जाएगा? टी.एस. इलियट, ठीक है, क्या जाएगा? टी.एस. इलियट, सही आंसर जाएगा। अच्छा, इनका जो सिद्धांत माना जाता है, निर्व्यक्तता का सिद्धांत माना जाता है, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। निर्व्यक्तता का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? इलियट के द्वारा। आगे बढ़ते हैं। श्लेष अलंकार के कितने भेद हैं? इंपॉर्टेंट है। देखिए, जब कोई एक शब्द दिया गया है तो उस शब्द के अंदर अनेक अर्थ छुपे होंगे, ठीक है, उसके अर्थ क्या होंगे? अलग अलग निकल जाएंगे, ठीक। अब श्लेष अलंकार तो आपको यह पता चल गया। अब इसके कितने भेद माने जाते हैं? तो 2 भेद माने जाते हैं, ठीक। कितने भेद माने जाते हैं? 2 भेद आपको देखने को मिलेंगे। कौन कौन से देखने को मिलते हैं? नोट कीजिएगा। एक मिलेगा अभंग, अभंग श्लेष देखने को मिलेगा, और दूसरा आपको मिलेगा कौन सा? सभंग, सभंग श्लेष, ठीक। ये 2 प्रकार के आपको जो श्लेष अलंकार के भेद देखने को मिलेंगे। अब जो अभंग श्लेष के अंदर क्या रहता है कि जिन शब्दों को बिना तोड़े अनेक अर्थ निकाल दिए जाएं, ठीक है, इसके अंदर क्या आएगा कि शब्द को, नोट कीजिएगा, शब्द को बिना तोड़े अनेक अर्थ निकले, ठीक है, अनेक अर्थ निकले, तब क्या होगा? अभंग हो जाएगा। लेकिन जब क्या सबंग की आपसे पूछा जाएगा तो सबंग का अर्थ निकालने के लिए शब्द को जोड़ा या तोड़ा जाता है। इसमें क्या करा जाएगा कि शब्द को जोड़ा या फिर तोड़ा जाएगा, ठीक है, तब उसका क्या निकलेगा? अर्थ निकल जाएगा, ठीक। तो मैंने आपको क्लियर कर दिया है श्लेष अलंकार। अब आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है। 23वां देखिए, अक्षर, अक्षरों की संख्या, एक क्रम, मात्रा, गणना, यति, गति आदि से संबंधित विशिष्ट नियमों से नियोजित पद रचना क्या कहलाती है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है सभी एग्जाम के लिए, सभी एग्जाम में पूछा जाएगा ये। आंसर बताओ क्या हो जाएगा? अच्छा, मैंने फैंटेसी का कभी आपसे पूछा था, वो कौन से माने जाते हैं? मुक्तिबोध माने जाते हैं, ठीक है।
और इसका आंसर क्या जाएगा, छंद चला जाएगा। ठीक है, अक्षरों की संख्या, एक क्रम, मात्रा गणना, यति गति। जब यति गति आ गया तो आपको सीधा पता ही होना चाहिए कि छंद के बारे में ही यहां पर बात चल रही है। अगला देखिए 24वां है, जहां कानों को खटकने वाले शब्दों का प्रयोग किया जाता है वहां पर कौन सा दोष होता है। अब ये काव्य दोषों की बात चल रही है। ठीक है, तो इसके अंदर जो आपका आंसर जाएगा श्रुति कटुत्व जाएगा। ठीक, विकल्प नंबर 10 सही हो जाएगा इसका आंसर। ठीक, अगला देखिए 25वां है, उपालो कार्यम्या दिवस मुख में राग भर के हुआ हंसी जो ही भ्यू पे प्रकट नभ में भास्कर। उपर्युक्त पंक्ति में कौन सा छंद आपको देखने को मिलता है। शिखरनी है, मालिनी है, छप्य है या फिर हरि गीत का माना जाता है। इसका जो आंसर जाएगा विकल्प नंबर अ। बीपीएससी वालों के लिए तो इंपॉर्टेंट है, शिखरनी जाएगा। यह किस प्रकार का छंद माना जाता है, वर्णिक माना जाता है। ठीक है, किस प्रकार का माना जाता है, वर्णिक छंद है ये। ठीक, और प्रत्येक चरण में कितने अक्षर आपको देखने को मिलेंगे, अक्षर। ठीक है, प्रत्येक चरण में इसको पहचानने का ये तरीका है, 17 अक्षर देखने को मिलेंगे। ठीक है, अब यहां पर देख लीजिए 1 2 3 4 5 और ये एक साथ मिल जाएगा 6। ठीक है, 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। ठीक है, तो 17 आपको क्या है, प्रत्येक चरण में अक्षर देखने को मिल जाते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं 26वां देखिए, जब समानता होने के कारण उपमेय में उपमान के होने की कल्पना की जाए या संभावना हो वहां कौन सा अलंकार देखने को मिल जाएगा। कौन सा देखने को मिलेगा, कौन सा मिलेगा, उत्प्रेक्षा अलंकार। ठीक, कौन सा मिलेगा, उत्प्रेक्षा अलंकार देखने को मिल जाएगा। ठीक, विकल्प नंबर क्या चला जाएगा, बी सही हो जाएगा। 27वां देखिए, दोहा और रोला के योग से 6 पंक्तियों का कौन सा छंद बनता है। मैंने आपसे पूछा था, ठीक है, इसी से संबंधित क्वेश्चन भी मैंने पूछा था जब मैंने आपको एक छप्य के बारे में बताया था कि रोला और उल्लाला के मेल से ये बनता है छप्य। इसी प्रकार से मैंने आपको कुंडलीय का पूछा था, तो दोहा और रोला के मेल से क्या बनता है, कुंडलीय बनता है। ठीक है, क्या बनता है, कुंडलीय बनता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं 28वां देखिए, जेहि सुमृत सिद्धि हुई गणनायक करिवर बदन। तुलसीदास ने इन पंक्तियों में कौन से छंद का प्रयोग किया है, दोहा, चौपाई, रोला या फिर सोरठा। क्या आंसर जाएगा, इसमें कौन सा प्रयोग किया है, कौन सा देखने को मिलता है छंद, सोरठा देखने को मिलेगा। कौन सा, सोरठा। जब हम सोरठा की बात करते हैं ना तो इसके प्रत्येक पहले और तीसरे चरण के अंदर आपको क्या देखने को मिल जाएगा, 11 क्या मिलेगी, मात्राएं मिलेंगी। ठीक है, और दूसरे के अंदर क्या देखने को मिलेगा, जो दूसरा और चौथे में 13। ठीक है, कितनी 13 आपको मात्राएं देखने को मिलेंगी। इसी प्रकार से अब देखिए सोरठा का उल्टा क्या रहेगा, दोहा, या फिर दोहा का उल्टा सोरठा कर दीजिए। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं 29वां देखिए, नाक का मोती अघर की क्रांति से बीज दाड़िम का समझकर भ्रांति से देख उसको ही हुआ सुख मौन है, सोचता है अन्य सुख वह कौन है। उपर्युक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार देखने को मिलता है, कौन सा अलंकार देखने को मिलेगा, भ्रांतिमान। ठीक है, देखिए नाक का मोती अघर की क्रांति से बीज दड़िम का समझ कर भ्रांति से, तो इसमें कौन सा आपको अलंकार मिलेगा, भ्रांतिमान। अब भ्रांतिमान क्या हो जाता है, देखिए जब ना आप कोई एक चीज को देखते हो और भ्रम स्वरूप उसको कोई और मान लेते हो। जैसे कई बार आपने देखा होगा, है ना, कई बार देखा होगा कि कोई इंसान खड़ा है, आपको लगा कि ये शायद मेरा दोस्त है, दूर से आप उसको आवाज लगा दोगे। ठीक है, आवाज लगा दोगे, लेकिन एक्चुअल में वो क्या होगा,
असल में वो कोई और निकलेगा, लेकिन आपने क्या धारणा बना ली कि ये मेरा दोस्त ही होगा। बहुत बार ऐसा हुआ होगा आपके साथ, ठीक है, स्कूल कॉलेज या फिर आउटसाइड, ठीक। तो ये रहता है भ्रांति मान के अंदर। यहां क्या है, सत्य का ठीक से निश्चित ना होना, ठीक है, क्या होना, सत्य का निश्चित ना होना, या फिर इसे कह सकते हैं उपमेय का उपमान के रूप में वर्णन करना, ठीक है। वहां पर क्या हो जाएगा, संदेह अलंकार हो जाएगा। यानी कि क्या है, अगर बात करें उपमेय में उपमान के रूप में वर्णित करोगे तो संदेह अलंकार वहां पर हो जाएगा। लेकिन भ्रांति मान के अंदर जब एक वस्तु को दूसरी वस्तु समझ कर मान लेना, ठीक है, भ्रांति मान में चला जाएगा। तीसरा देखें, 30वां क्वेश्चन है, किसी भी वाक्य में अनावश्यक पद का प्रयोग करने पर कौन सा दोष उत्पन्न होता है? कौन सा दोष? देखिए, ज्यादा पद यूज कर दोगे तो अधिक पदत्व आ जाएगा, विकल्प नंबर ब जाएगा। सीधा सा आंसर था, बिल्कुल आसान सा, ठीक है। जटिलता मत लगा दीजिएगा, गलत हो जाएगा, विकल्प बी जाएगा यहां पर आंसर। 31वां देखिए, IMPS स्टार लगा लो, एग्जाम में पूछा जाएगा, जेते तुम तारे तेते नभ में न तारे में कौन सा अलंकार देखने को मिलता है? कौन सा अलंकार यहां पर देखने को मिलेगा? बताओ जल्दी से, कौन सा मिलेगा? यमक अलंकार। क्या मिलेगा? यमक अलंकार। देखिए, जब मैंने आपको श्लेष करवाया था ना, तो श्लेष के अंदर यमक भी आया था, मैंने उसका आपको एक्सप्लेनेशन नहीं करवाई। क्यों नहीं करवाई? इसी क्वेश्चन की वजह से। देखिए, श्लेष के अंदर क्या है, एक शब्द होगा उसके अंदर और उसके अर्थ अनेक होंगे, ठीक है। अर्थ क्या होंगे उसके? अनेक होंगे। किसमें? श्लेष में, ठीक, श्लेष में। लेकिन जब यमक की बात करोगे तो यहां पर क्या है, शब्द तो अलग अलग होंगे, शब्द आपको क्या है, अलग अलग देखने को मिल जाएंगे, और उसके अर्थ कैसे मिलेंगे? बताओ जल्दी से। अलग अर्थ भी क्या उसके अलग अलग देखने को मिल जाएंगे, ठीक। तो ये आपको देखने को मिल जाता है, ठीक। सो जाएगा इसका आंसर। 32वां देखिए, अबुझा लोग कहां लो बूझे, बूझन हार विचारो, केते रामचंद्र तपसी से, जिन जग भय जिन जग यह भरमाए। यह पंक्तियां किस कृति से ली गई हैं? इंपॉर्टेंट है, बताओ जल्दी से। देखिए, जो ये पंक्तियां हैं किसके द्वारा कही गई थी? कबीर के द्वारा, ठीक है। और ये किसके द्वारा लिखी गई हैं? हजारी प्रसाद द्विवेदी, ठीक है। तो आंसर जाएगा विकल्प नंबर स, आ, ठीक है, विकल्प नंबर आ जाएगा। क्या आंसर जाएगा? विकल्प नंबर आ। कबीर ग्रंथावली से संबंधित है ये, ठीक। आगे बढ़ते हैं। 33वां देखिए, सीढ़ी पर बैठे घुटनों पर माथा रखे अक्सर डूबे रहते थे, निष्फल चिंतन में देखा करते थे सूनी सूनी आंखों से, बाहर फैले फैले निस्तंभ तिमिर घन में। उपर्युक्त पंक्तियां किस कृति की हैं? इंपॉर्टेंट है ये पंक्तियां। किसमें देखने को मिलती हैं? अंधा युग भाग 2 में। इसमें अंधा युग भाग 2 में ये पंक्तियां देखने को मिलेंगी। और अंधा युग किसके द्वारा लिखी गई थी? धर्मवीर भारती जी के द्वारा लिखी गई थी, ठीक। यूजीसी नेट में ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। 34वां देखिए, उसी मुकुट वृक्ष से ब्रज कीर्ति सारा जीवन इसे गढ़ा, हट साधना यही थी उस साधक की, वीणा पूरी हुई साथ साधना साथ ही जीवन लीला। उपर्युक्त पंक्तियां किस कवि की मानी जाती हैं? चयन करो, आंसर क्या चला जाएगा? बताओ जल्दी से, किसके द्वारा ये पंक्तियां कही गई थी? बहुत बढ़िया, अज्ञे जी के द्वारा। और ये किसके अंदर आपको देखने को मिलती हैं? असाध्य वीणा, ठीक है, नोट कीजिएगा, असाध्य वीणा नाम की क्या थी? ये कविता थी, ठीक। क्या थी ये? कविता। आपसे ना क्वेश्चन पूछा जाएगा कि असाध्य वीणा किस प्रकार की कविता है, तो ये क्या मानी जाती है? लंबी कविता मानी जाती है, ठीक है। जैसे निराला जी की राम की शक्ति पूजा मानी जाती है ना, लंबी कविता, इसी प्रकार से अज्ञे जी की असाध्य वीणा नाम की जो कविता है ये लंबी कविता मानी जाती है। ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे असाध्य वीणा से संबंधित। या तो पूछा जाएगा सीधा किसकी ये कविता मानी जाती है, या से पूछा जाएगा कि असाध्य वीणा किसकी लंबी कविता है, या फिर आपसे पूछ लिया जाएगा इनमें से लंबी कविता कौन सी है, ठीक। वहां पर आपको असाध्य वीणा दे दिया जाएगा। अगर निराला की पूछी जाएगी ना, मास्टर कैडर पंजाब के अंदर क्वेश्चन बन गया था कि आपसे ना क्वेश्चन पूछा गया था कि इनमें से सबसे लंबी
कविता कौन सी है, ठीक है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की। तो वहां पर आपको तोड़ती पत्थर भी दे दिया गया था। इसके अलावा जो राम की शक्ति पूजा भी दे दिया, जूही की कली दे दिया। ज्यादातर स्टूडेंट्स ने क्या किया, जूही की कली को लगा दिया, ठीक है, तो वो गलत हुआ, राम की शक्ति पूजा जाएगा उसका आंसर। आगे देखिए 35वां है, यही एक ऐसा भाव है जिसकी व्यंजना हंसकर भी की जाती है और रोकर भी, जिसके व्यंजक दीर्घ निश्वास और अश्रु भी होते हैं और हर्ष पुलक और उछल कूद भी। ये पंक्तियां किस निबंध से उद्धृत है? IMP है, चयन करो आंसर। लोभ और प्रीति, करुणा, आस्था और भक्ति या फिर उत्साह। क्या आंसर जाएगा बताओ। जो चिंतामणि से संबंधित जो आपने निबंध देखे होंगे आचार्य शुक्ल जी के, उनमें से संबंधित ये प्रश्न बनता है। क्या आंसर चला जाएगा इसका? क्या हो जाएगा? विकल्प नंबर स चला जाएगा, ठीक है, स जाएगा। यहां पर आस्था की जगह श्रद्धा और भक्ति लिखिए, ठीक है, क्या लिखोगे? श्रद्धा और भक्ति, ठीक, विकल्प नंबर स जाएगा, श्रद्धा और भक्ति। टाइपिंग के अंदर क्या है, मिस्टेक की वजह से आस्था लिखा गया है, इसको सही कर लीजिएगा, श्रद्धा और भक्ति चला जाएगा इसमें, ठीक। इसके बाद देखिए आप सभी के लिए एक क्वेश्चन है, आप सभी ने इसका आंसर जो कमेंट बॉक्स में देना है, ठीक है जी। राधा वल्लभ संप्रदाय और साहित्य नामक कृति किसके द्वारा ये लिखी गई थी? सभी ने इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। जिसका आंसर सही होगा मैं उसका आंसर पिन कर दूंगा और उसी से आप सभी सही आंसर का चयन कर पाओगे, देख पाओगे कि कौन सा आंसर बिल्कुल सही है, ठीक है जी। तो आज के लिए सिर्फ इतने ही क्वेश्चन थे जो कि आप सभी के लिए महत्वपूर्ण थे और इसका आंसर सभी ने कमेंट बॉक्स में देना है और सभी ने यह भी बताना है क्लास से अगर आपको देखिए कोई सुझाव है या आपको इससे संबंधित कुछ और अपने विचार हैं या आपको अच्छी लगती तो आपके कमेंट जरूर किया करें, ठीक है, ताकि उसे मुझे कुछ ना कुछ ऐसा पता लगे, ठीक है, कि आपकी क्लासेस सुदृढ़ चल रही है या नहीं चल रही, या मेरी तरफ से जो एफर्ट्स किए जा रहे हैं वो आपके लिए कितने कारगर सिद्ध हो रहे हैं, ठीक है। तभी मैं आप सभी के लिए क्या है, कहीं ना कहीं एक अलग अलग टाइप की जो क्लासेस है लाकर आपके समक्ष पेश कर पाऊंगा, ठीक है। तो आप सभी ने वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना है, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि लगभग 60 से 70% जो स्टूडेंट हैं, ठीक है, अभी के लिए फिलहाल मैं बता रहा हूं, जिनका वॉच टाइम तो बहुत ज्यादा है, सबसे ज्यादा वॉच टाइम उन्हीं का है, लेकिन सब्सक्राइब करने में वो थोड़ी सी कंजूसी करते हैं। तो देखिए अगर मैं आपके लिए कुछ कर रहा हूं तो आप थोड़ा सा सपोर्ट जरूर कीजिएगा, ठीक है जी, थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए ताकि मैं आप सभी के लिए अच्छी से अच्छी वीडियो और लाता रहूं।